जब 151 अगर मैं आपको किस ना करूं तो अपनी जगह से खड़ा होकर वह ग्लास वॉल के सामने खड़ा हो जाता है। होठों के बीच सिगरेट को रखे उसके कैश लेने लगता है और एक हाथ पेंट के पॉकेट में डाले मुंबई को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रावत एंटरप्राइजेज में चांदनी अपनी केबिन में बैठी हुई थी। सामने आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा थका हुआ है। चांदनी अपने दोनों हाथ आपस में उलझाए उसे अपनी ठंडी आंखों से देखकर कहा था ना काम हो जाना चाहिए, फिर इतनी देर कैसे हो गई? तुम अच्छे से जानते हो आदित्य, मुझे हर एक काम वक्त पर ही पसंद है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा पूरा 400 करोड़ का लॉस हुआ है। तुम जानते हो ये लॉस कितना ज्यादा इफेक्ट करने वाला है रावत एंटरप्राइजेज के लिए। कहते कहते वह गुस्से में उसे पर चिल्लाने लगती है। वही आदित्य अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अपने दोनों हाथ पीछे की ओर ले लेता है। उसे पता था कि आप चांदनी उसे छोड़ेगी तो नहीं। वही चांदनी गुस्से में उसके पास आकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए, क्या हुआ, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है या वह कट गई है? रात को मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी करके गोदाम में रहना है, तो फिर वहां से माल गायब कैसे हुआ? या तो मेरा लॉट मुझे वापस दो या तो मुझे ऐसा कोई डीलर दो जो इस सब की भरपाई कर सके, नहीं तो तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर भी इतने पैसे नहीं आएंगे। फिर भी मैं भेज दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। कहते हुए उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है। वही उसकी बात को आदित्य के कुछ नहीं कहता है। वह बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही चंदू आदित्य को जाते हुए देखते हैं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखे हुए अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर मुस्कुराने लगते हैं। उसकी मुस्कुराहट कोई नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। उसने आंखों में एक अलग सा जुनून दिख रहा था। वही आदित्य के बिन में जाकर पहले शांत हो जाता है, फिर गुस्से में अपने हाथ दीवार पर मारकर, इस लड़की को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरा काम हो जाने दो। इसकी वजह से मेरी औकात कचरे के भाव में नजर आने लगी है। इसने तो मुझे अपना गुलाम बना दिया है। इस आदित्य को जिसके सामने लोग सर झुकाते हैं, आज वही आदित्य इस लड़की के सामने कठपुतली बन चुका है। एक बार यह सब खत्म होने दो, फिर तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है चांदनी रावत की, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें वह मौत में देने वाला हूँ और इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि समंदर से पूरी तरह से मर जाओगे। कहते कहते वह किसी को कॉल लगा लेता है। सामने से कॉल ट्यून होता है तो आदित्य अपनी गहरी आवाज में, मैंने कहा था वह हो गया, जितना हो सके उतना जल्दी उसकी जगह किसी और को लो। मुझे वह लॉट चाहिए, पर पता है उसमें क्या मिलाकर लाना है तुम दोनों को। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह कॉल को कट करके वही कर पर बैठ जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। शाम को जब रोशनी पैलेस आती है तो सभी बिजी देख रहे थे। महक सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ लिस्ट को चेक कर रही थी। ये देखकर रोशनी उसके साइड में बैठते हुए, क्या हुआ दीदी, आज सभी ऐसे बिजी दिख रहे हैं, क्या कुछ है? महक अपना सर हिलाते हुए, बच्चा पता है ना, जैसलमेर जाना है तो उसी की ही तैयारी है। कुछ सामान है जिससे पैक कर रहे हैं और माँ बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहती है क्योंकि पूजा रखने वाले हैं, तो उसी की ही तैयारी है। और ये लिस्ट है जिनमें कुछ सामान लिखे हुए हैं। मैं बस देख रही हूँ कि सभी सामान है कि नहीं, क्योंकि 2 लिस्ट है, एक यहाँ पर रहने वाली है और एक जैसलमेर में जाने वाली है। ये सुनकर रोशनी कुछ सोचते हुए अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तो मेरा भी कुछ काम होगा ना, मैं क्या करूं? महक रोशनी की बात पर उसके गालों को सहलाते हुए, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चा, तुम थक कर आए होगी, जो जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। ये सुनकर रोशनी अपना सर हिला देती है और वहां से फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वह फ्रेश होकर फिर से नीचे आ जाती है। महक की मदद करने लगते हैं। कुछ लिस्ट बनी हुई थी, कुछ लिस्ट बनानी थी, उसने बनाने में उसकी हेल्प की थी। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है और सभी एक एक करके डिनर के लिए आ जाते हैं। जब रोशनी डाइनिंग टेबल पर आती है तो देती है, सूर्या अभी तक आया नहीं है। ये देखकर उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है, पर कुछ देर की उदासी थी। सूर्या कुछ ही वक्त बाद आ ही गया था। वह आते ही रोशनी के साइड में बैठ जाता है। रोशनी उसे दे देगा खाकर मुस्कुरा देती है। रोशनी सूर्या को देखकर धीरे से, आप इतना लेट क्यों आए खाने को? रोशन के सवाल और उसके प्यार भरे चेहरे को देखकर सूर्या उसकी प्लेट में खाना रखते हुए
क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है न अपनी बीवी के नखरे उठाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तो रोशनी बड़ी मासूमियत से उसे देखते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सारा काम करने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा वक्त मेरे साथ रहेगी, वैसे भी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं सिवाय आपके। कहते हुए वह उसे देखकर एक आंख मार देती है, तो सूर्या उसके जवाब को सुनकर मुस्कुरा देता है। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं रोशनी उसे देखकर बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। उन दोनों कैसे मोमेंट्स घर में सभी देख रहे थे। सभी के होठों पर एक मुस्कुराहट थी। सबसे ज्यादा तो गायत्री और प्रलय, वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सूर्य के होठों की मुस्कुराहट उन दोनों के लिए बहुत मायने थी, और यह उनके चेहरे से ही पता लग रहा था। दिन खत्म होने के बाद रोशनी सूर्या के साथ ऊपर टेरेस पर चली जाती है। वह सूर्या को अपने साथ टेरेस पर लाकर उसे बैठी है, और उसकी गोद में बैठकर सामने आसमान की तरफ देखकर, मुझे ना हमेशा ही ऐसा पति चाहिए था, जो मेरे लिए बहुत सारा वक्त निकाले और बहुत ज़्यादा बातें करे, पर एक आप हैं, जो कुछ भी बात नहीं करते, हमेशा काम काम, उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। आपकी खूबसूरत बीवी है जो आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं। कहते हुए वह उसे देखने लगती है, तो सूर्या उसकी कमर को पकड़कर अपने बेहद नज़दीक करके उसकी आंखों में देखते हुए, अच्छा तो आज मेरी बीवी को मुझसे बातें करनी है, मेरी शिकायत करनी है, तो चलो आज पूरी रात तुम्हारे नाम कर दी मैंने, बोलो तुम जो जो बोलोगी वह सब कुछ मैं सुनता जाऊंगा, पर एक मेरी शर्त है। यहाँ पर भी बिजनेस, सच में आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकल रहे हैं, मतलब अगर मेरी बात भी सुनाई है तो शायद भी माननी पड़ेगी, जाओ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कहते कहते रोशनी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है, तो सूर्या उसके गालों को सहलाते हुए, पहले मेरी शर्त तो सुनो, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे हर एक बात बताओ कि और हर एक बात पर मुझे किस करती जाओगी, इसमें हम दोनों का ही प्रॉफिट है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है, इसमें सारा प्रॉफिट तो आपका है। सूर्या बड़ी मासूमियत से अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं नहीं, मेरा कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट तो तुम्हारा है, तुम्हारी बातें भी मैं सुनूंगा और तुम्हें मैं अपनी गाल भी दे दूंगा, मेरे लिप्स भी दे दूंगा किस करने, तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें पहले तो छोटी कर लेती है, फिर मुंह बनाते हुए, अगर मैं आपको किस ना करूं तो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा, और फिर हम नाइट एक्सरसाइज कर लेंगे, वैसे भी बहुत दिन हो गए कुछ एक्सरसाइज की ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए उसकी कमर को सहलाने लगता है और अपने हाथ को उसके शर्ट के अंदर डालने लगता है। वही रोशनी ये देखकर जल्दी से उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपना सरनामे हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर बातें करने आई हूँ, मुझे और कुछ करना नहीं है। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, वैसे भी आपने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा है, पर आपको भी अपने बारे में मुझे बताना होगा, जैसे आपको क्या पसंद है, क्या आपको ज़्यादा नहीं आता है, क्या आता है, सब कुछ, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। और एक दीदी को देखो, वह जीजू के बारे में सब कुछ जानती हैं, पर मेरा पति तो मुझे कुछ बताता नहीं है, अपने बारे में सिर्फ मेरे बारे में सब कुछ जान लेता है। यह कोई बात हुई क्या, कितने बुरे हैं आप। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगती है। उसके ऐसी हरकतें और उसके बच्चों वाले रिएक्शन को देखकर सूर्या उसके बालों को सहलाते हुए, इतना भी ज़्यादा स्वीट मत बनो, फायरफ्लाई में हैंडल नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी तुम्हारी क्यूटनेस सब मुझे हैंडल भी नहीं होती है, तुमने तो मुझे बदल ही दिया है, मेरी आदतें, मेरी मुस्कुराहट, सब कुछ तो तुमसे ही अब शुरू होने लगा है। सोचा नहीं था कि उसे वक्त तुम इतनी ज़्यादा ज़रूरी बन जाओगी मेरे लिए। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है, तो रोशनी अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर अपनी होठों का पाउडर बनाते हुए, कोई मेरी क्यूट में से जल रहा है, नहीं जल नहीं रहा है, बल्कि प्यार होने लगा है, सच में आपको मुझसे प्यार होने लगा है। सोचा नहीं था कि मेरे प्यारे से पति को मुझे कभी प्यार भी होगा, नहीं तो हमेशा ही अपना गुस्से वाला चेहरा और ऐसे अजीब बातें ही करता है, पर आज ऐसी बातें कर रहा है। मेरे पास कैमरा होना चाहिए था, मैं ये सब रिकॉर्ड करके हमेशा से सुनती रहती, और फिर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सुनती कि देखो तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट है। जब 152 हम चॉइस स्पेशल लव आई डोंट नो फायरफ्लाई।
इतना भी ज्यादा स्वीट मत बनो, फायरफ्लाई में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी क्यूटनेस अब मुझे हैंडल भी नहीं होती है। तुमने तो मुझे बदल ही दिया है। मेरी आदतें, मेरी मुस्कुराहट, सब कुछ तो तुमसे ही अब शुरू होने लगा है। सोचा नहीं था कि उसे वक्त तुम इतनी ज्यादा जरूरी बन जाओगी मेरे लिए। कहते कहते वह उसके बालों को सहलाने लगता है तो रोशनी अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर अपनी होठों का पाउडर बनाते हुए, कोई मेरी क्यूट में से जल रहा है, नहीं जल नहीं रहा है, बल्कि प्यार होने लगा है। सच में आपको मुझसे प्यार होने लगा है। सोचा नहीं था कि मेरे प्यारे से पति को मुझे कभी प्यार भी होगा, नहीं तो हमेशा ही अपना गुस्से वाला चेहरा और ऐसे अजीब बातें ही करता है, पर आज ऐसी बातें कर रहा है। मेरे पास कैमरा होना चाहिए था, मैं ये सब रिकॉर्ड करके हमेशा से सुनती रहती, और फिर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सुनती कि देखो तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट है। कहते कहते वह सूर्या के गालों को सहलाने लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर सूर्या उसकी कमर को सहलाने लगता है। रोशन उसके कंधे पर अपना सर रखकर बड़ी मासूमियत से, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपने आखिर मुझे मैं क्या देखकर शादी की? जहाँ तक मुझे पता है आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर आपने मुझे कैसे शादी कर ली? आखिर मुझ में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पसंद आए? जैसे जीजू दीदी से प्यार करते थे, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप शादी से पहले मुझसे प्यार करते थे। हम मिले हुए कितने दिन हो गए होंगे? हमेशा एक गुस्से भरी बातें और ऐसा खड़ूस वाला चेहरा, उद्धरण चिन्ह। कहते कहते बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या मुस्कुराते हुए, हम चॉइस स्पेशल लव आई डोंट नो फायरफ्लाई, बस इन आंखों को तुम चाहिए थी, इन लबों को तुम्हारे प्यास थी, नशा था, एक तालाब थी। जब तुम पहली बार देखा था मैंने तभी सोच लिया था तुम्हें आना तो मेरी ही बाहों में है, चाहे जो भी है, और तुम्हें मैंने अपनी बाहों में कैद कर ही लिया। इन आंखों को सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी, अब इन्हें मैं कैसे नाराज कर सकता था? कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगता है, पर वही उसकी बातें इतनी ज़्यादा अजीब थी कि रोशनी को बहुत ज़्यादा बेचैनी से महसूस होने लगती है। उसे की बातों में उसे प्यार कम जुनूनियत जिद ज़्यादा दिख रही थी। वह सूर्या की आंखों में देख रही थी, जोर से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वही सूर्या उसकी कमर को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फायरफ्लाई, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब हैंडल नहीं होगा, मुझे हैंडल करना है, थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है, उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो वैसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने साथ ले जाते हुए, और रही बात मेरे बारे में जानने की, तो धीरे धीरे तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, पर वक्त के साथ तुम्हें खुद के बारे में जानना चाहिए। कुछ पन्ने हैं जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे सामने से हटाए गए हैं, और वह पन्ने बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। कहते कहते वह उसे अपनी गोद में उठा ले जाने लगता है। वही रोशनी उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पाती है, वह बस उसे देखने लगते हैं, और वही सूर्या उसे अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर लेट देता है। रोशनी इस समय उसकी आंखों में देख रही थी, तभी सूर्य उसके दोनों हाथों को पकड़कर उनमें अपनी उंगलियों को डालकर उन्हें मजबूती से पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है, और उसके कांपते हुए होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ सूर्या के बालों पर चले जाते हैं, वह सूर्य के बालों से खेलने लगते हैं। वही सूर्य रोशनी की शर्ट को निकाल देता है, वही रोशनी सूर्य के शर्ट के बटन को खोलना लगती है। कुछ देर बाद दोनों कहीं कपड़े जमीन पर फेंक हुए थे, और वही सफ़ेद चादर उन दोनों के ऊपर थी। रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। उन दोनों की सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे सकती थी। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पैशनेट के साथ किस कर रहे थे। उन दोनों की आवाज़ भी पूरे कमरे में पहुंच रहे थे। करीब 2 घंटे बाद सूर्या रोशनी को अपने से दूर कर देता है, और फिर उसके चेहरे को देखा है जो पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। वह उसके बालों को सहलाने लगता है। रोशनी बस अपनी आध खुली आंखों से उसे देखने लगती है। सूर्या रोशनी के गोरे निखरते चेहरे को देखा है, जिन पर वह पसीने की बूंदें मोतियों से कम नहीं लग रही है। वह उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में लाकर वह उसे अच्छे से क्लीन करता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद वैसे ही वह उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ रूम में लाता है। उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर खुद भी उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रोशनी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, जिससे सूर्या के चेहरे पर एक सुकून नजर आने लगता है।
वह वैसे ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मंदार के अपार्टमेंट में रात के 10:30 बज चुके थे। मंदार डिनर बन चुका था। वह तेजाब का इंतजार कर रहा था। अभी तक तेजाब आया नहीं था। वह कुछ सोचते हुए गेट के बाहर चला जाता है और अपने मोबाइल में देखने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके साइड का जो अपार्टमेंट है उसका दरवाजा खुल चुका है, जिसे देखकर वह एक साइड खड़ा होकर अपने मोबाइल में देखने लगता है। तभी वह कुछ आवाज़ सुनता है तो अपने सर ऊपर करके देखता है तो एक लड़की जिसके हालत उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान और होठों से हल्का हल्का खून आ रहा था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसके जो नेबर था वह बाहर निकलता है। आज पहली बार मंदार में उसका चेहरा देखा था। उस लड़के का चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसकी गर्दन पर टैटू था और उसकी एक आंख पर एक कट था जो बहुत ही ज्यादा गहरा दिख रहा था। मंदार जब ये देखा है कि वह लड़का उसे ही देख रहा है तो वह अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वही वह लड़का उसे लड़की की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, अब तुम यहाँ से जा रही हूँ या और कुछ चाहिए तुम्हें? और ये सुनकर वह लड़की अपनी कांपती हुई आवाज में, मानिक मेरी बात तो सुनो ना, मैं सच में वह सब जानबूझकर नहीं किया था, एक बार तो मुझे मौका दो। उसे लड़के का नाम जो मानिक था वह अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर अपनी ठंडी आवाज में, तुम वह नहीं कर पाए जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तो अपनी शक्ल मत दिखाओ, यहाँ से निकले। कहते कहते मानिक अपनी तिरछी नज़र मंदार पर डालता है जो बड़ी अजीब तरह से उन दोनों को देख रहा था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तेजाब जब वहां पर आ जाता है, तेजाब जब आता है तो वह लड़की और मानिक को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। गौर से मानिक को देखा है जो बड़ी अजीब तरह से मंदार को देख रहा था। ये देखकर वह मंदार के पास जाकर उसकी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे अपने से बेहद नजदीक करके, बेबी बॉय मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगा, तुम्हें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। चलो मुझे बहुत भूख भी लगी है और मैं आज बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। कहते कहते वह मंदार की कमर को कस के पकड़कर उसके होठों पर अपने होठों पर रखकर हल्के से किस कर देता है, जिससे वह लड़की हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं। और वही तेजाब बिना उन दोनों पर ध्यान दिए अपने साथ मंदार को ले जाने लगता है। पर अपनी तिरछी नजरों से वह मानिक को देखा है जो उन दोनों को ही देख रहा था। ये देखकर तेजाब जानबूझकर अपने ब्लेजर को साइड में कर देता है, जिससे उसके बेल्ट में रखी रिवॉल्वर दिखने लगती है, जिसे देखकर मानिक गहरी सांस लेता है। वही मंदार जो पूरी तरह से हैरान था तेजाब के ऐसे करने से। वह दोनों जब अंदर आते हैं तो अंदर उसके कॉलर को पकड़कर दरवाजे से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? वह भी उन सभी के सामने, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ भी सोच, बस तुमसे दूर रहे, यही वार्निंग दे रहा था मैं उसे। और तुम्हें बाहर आने की जरूरत क्या थी? अंदर बैठ नहीं सकते थे? तुम्हें लगता है दूसरों के मामले में ज्यादा अपनी टांग अड़ाना पसंद है? कहते हुए वह गुस्से में उसे देखने लगता है तो मंदार उसकी कॉलर वैसे ही पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, मैं वहां से जाने ही वाला था पर मैं उसे लड़की को देखकर वहां से जा नहीं पाया। कैसा लड़का है वह, कैसा उसे लड़की को मारा है उसने? इस पर तो फिजिकल हरेसमेंट का केस करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस लड़की के अंदर इतना भी दिमाग नहीं है जो इस लड़के से इतना मार खाने के बावजूद भी इसे इतना प्यार से बात कर रही है। कहते हो उसके कॉलर को छोड़कर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख देता है तो वही तेजाब उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, कुछ लोगों को फिजिकल अरेस्ट करके ही मजा आता है, और ये लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो इसे मैंने 2 बार देखा था इसके साथ, और वैसे भी यह उनका पर्सनल है। तुम्हें इसमें ना ही इन्वॉल्व होना वही बेहतर है। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरे लिए क्या बनाया है, या मैं तुम्हें खाऊं? वैसे भी तुम्हें खाने में एक अलग ही मजा आ जाएगा फिर। कहते कहते अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार उसे अपने से दूर करते हुए, मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, मैंने खाना पहले ही बना रखा है, वह खा लो। अपनी एक गंदी बातें और गंदी हरकतें अपने पास ही रखो। एक नंबर के बेशर्म बनते जा रहे हैं और मैं हूँ जो पागलों की तरह तुम्हारी हर एक हरकतों को सही जा रहा हूँ। एक मैं हूँ इसके लिए ये सब हैंडल कर रहा है। अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें जान से मार ही देता। जब 153 तुम्हारी भूख का तो पता नहीं, पर तुम्हें मिटाने की कुछ लोगों को फिजिकल अरेस्ट करके ही मजा आता है।
और ये लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो, इसे मैंने 2 बार देखा था इसके साथ, और वैसे भी यह उनका पर्सनल है। तुम्हें इसमें ना ही इन्वॉल्व होना वही बेहतर है। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरे लिए क्या बनाया है, या मैं तुम्हें खाऊं? वैसे भी तुम्हें खाने में एक अलग ही मजा आ जाएगा फिर। कहते कहते अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार उसे अपने से दूर करते हुए, मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, मैंने खाना पहले ही बना रखा है, वह खा लो। अपनी एक गंदी बातें और गंदी हरकतें अपने पास ही रखो। एक नंबर के बेशर्म बनते जा रहे हैं, और मैं हूँ जो पागलों की तरह तुम्हारी हर एक हरकतों को सही जा रहा हूँ। एक मैं हूँ इसके लिए ये सब हैंडल कर रहा है। अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें जान से मार ही देता। तो मार दो, तुम्हारी ही तो जान है, तुम्हारे हाथों से मारना है तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। आखिर मेरे बेबी बॉय ने जो मुझे मारा है, ऐसी मौत बहुत कम लोगों को ही नसीब होगी जैसे मुझे मिल रही है। कहते कहते वह अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार जो जा रहा था, उसके कदम रुक जाते हैं। वह अपनी गर्दन तिरछी करके तेजाब को देखा है, जो बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर वह गहरी सांस लेता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। और वही तेजाब मंदार के चेहरे पर एक डर और एक परेशानी देख सकता था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने ब्लेजर को निकालकर रिवाल्वर को वही कॉफी टेबल पर रख देता है और शर्ट के 4 बटन्स जानबूझकर खोल देता है और डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। तभी किचन में से मंदार चिल्लाते हुए, जाओ जाकर पहले फ्रेश हो, जो ऐसे ही मुंह उठाकर खाना खाने आ जाओगे क्या? मंदार की बात सुनकर तेजाब मंदार के कमरे में बढ़ते हुए अपना सर हिलाकर, ये तो सच में मेरी बीवी बनता जा रहा है। मतलब इतनी परवाह एक बीवी के सिवा किसी को हो सकती है। चलो तेजाब, तुम्हें भी कोई मिल गया है जो अपने उंगलियों पर नचाए हैं। अब समझ में आ गया कैसे मैडम के सामने शांत होते हैं। आखिर बीवी के सामने किसकी मजाल है मुंह खोलने की। कहते कहते वह अंदर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर वह फ्रेश हो जाता है और जब बाहर आता है तो वहां पर उसके पहले से ही कपड़े रखे हुए दिखते हैं। उन कपड़ों को देखकर वह गहरी सांस लेकर उन्हें पहन लेता है। पहनने के बाद वह खुद को मिरर में देखा है। इस समय उसने मंदार के ही कपड़े पहने हुए थे, जो उसे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे थे। तेजाब बाहर आता है तो खाने की खुशबू को स्मेल करके वह गहरी सांस लेता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मंदार समेत डाइनिंग टेबल पर खाना रखे हुए था। मंदार जब तेजाब को आते हुए देखा है तो वहां से किचन की तरफ चला जाता है। तेजाब बैठ चुका था और मंदार अपने हाथों में कुछ लिए उसके सामने रख देता है, वह से रखकर मुस्कुराते हुए, आज मैंने ये पहली बार बनाया है, कैसा बना है मुझे बता दो। कहते कहते मंदार के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट दिख रही थी और वही मंदार के ऐसे चेहरे पर चमक दिख रही थी। तो तेजाब उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा चमक को देखकर, क्या ये डिश मेरे लिए बनाई गई है स्पेशली? तेजाब की बात को सुनकर मंदार अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं, वह तो मेरी माँ आने वाली है ना, बहुत दिन बाद तो वही कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ और मेरे पास कोई है नहीं ट्राई करने के लिए, तो तुमसे ही काम चल रहा हूँ। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर तेजाब एक गहरी सांस लेता है। वह मंदार के चेहरे पर साफ साफ झूठ को देख सकता था। वह अपना सर हिलाकर खाते हुए मुंह बनाकर, कुछ अच्छा तो बना नहीं है, ना ही इसमें नमक है ना ही कुछ और, ऐसा खाना खाने से बेहतर है। तेजाब इतना ही कहा पाया था कि मंदार उसके सामने से प्लेट लेते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है इसे खाने की, छोड़ दो, इससे बेहतर है कि तुम वह दिल्ली वाला ही खाना खाओ। वह इतना ही कहा पाया था कि मंदार के हाथों से वह प्लेट लेते हुए बड़ी मासूमियत से, अब तुमने इतना अच्छा खाना मुझे बना कर दिया है तो यह ऐसे वेस्ट जाएगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोड़ दो, मैं खा लूँगा, और कुछ बनाया होगा तो वह भी दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। सी कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। मंदार इस पर अपना सर हिलाकर बिना कुछ बोले प्लेट को वहीं रखकर वहां से किचन की तरफ जा ही रहा था कि तभी डोरबेल बजाने लगते हैं, जिससे मंदार खुद से ही बदबदाते हुए, अब इतनी रात को कौन आया होगा? कहते कहते वह दरवाजे की तरह बढ़ने लगता है। दरवाजे पर आकर वह जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है, वैसे ही मानिक उसके सामने खड़ा। मानिक उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में,
क्या हुआ, तुमने इतनी रात को यहाँ पर कुछ चाहिए क्या? ये सुनकर मानिक मुस्कुराते हुए अपने बालों को सहलाकर, वह क्या है ना, आज मेरे घर में कुछ खाना बना नहीं था और मुझे भूख भी लगी थी, तो सोचा तुम्हारे अगर घर पर मैं खाना खाने आ जाऊँ तो। मानिक की ऐसी अजीब सी बातों को सुनकर मंदार को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तो तभी तेजाब, जो इतनी देर से मंदार का इंतजार कर रहा था, वह वहां पर आ जाता है। वह मानिक को ऐसे खड़े देखकर जानबूझकर अपनी शर्ट के 2-3 बटन को खोले मंदार को पीछे से गले लगाते हुए, बेबी बॉय क्यों है, तब से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम क्यों खड़े हो? ये सुनकर मानिक, जो वहां पर खड़ा था, वह मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी तो, और मेरे घर में कुछ बना नहीं था, तो सोचा आज पड़ोसी के पास जाकर कुछ खा लूं। क्यों, हम लोगों ने क्या धर्मशाला खोल रखी है जो कोई भी आकर यहाँ पर खा कर चले जाओ? ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हूँ, सर्विस 24 आवर रहती है, तुम्हें मिल ही जाएगा। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मंदार उसका हाथ पकड़ते हुए, तेजाब क्या है, अगर आया है तो खाने में क्या प्रॉब्लम है? खाना देने में कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी एक्स्ट्रा खाना बना कर रखा है। तेजाब मुंह बनाते हुए, तो इसे दे दो ना, घर पर यहाँ पर आने मत दो, क्योंकि मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारा। मैं पहले ही अपना खाना कंप्लीट कर चुका हूँ। नाइट की एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी देरी पसंद नहीं करता, तुम्हें पता है ना। कहते कहते वह उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। वही मंदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तेजाब आखिर यह सब कर क्यों रहा है। उसका बिहेवियर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वही सामने मानिक जो खड़ा था, उसकी आंखें छोटी छोटी हो चुकी थी, उसके हाथों की मुट्ठियां बन चुके थे, और यह सब तेजाब अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। तेजाब कुछ सोचते हुए मंदार की तरफ देखकर, अब जाकर उसे प्लेट दे दोगे? ऐसे उसे बाहर ही करने वाले हूँ, इतनी ज्यादा तुम दानी बना रहे हो तो दे दो इसे। ये सुनकर मंदार कुछ बोलते ही वाला था कि तेजाब अपनी आंखें दिखाने लगता है, जिससे मंदार बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। बंदर के जाते हैं तेजाब, जो इतनी देर से मुस्कुराए जा रहा था, उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। वह मानिक की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, एक बात अच्छे से याद रखना, मेरा वह बॉयफ्रेंड है और सबसे ज्यादा खास है, उसे पर अपनी नजरें नीचे ही रखो, वही बेहतर है। आज ऐसे मूड है, आगे चल को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी तुम इस खेल में बच्चे हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मानिक उसकी बात पर बड़ी मासूमियत भरी शक के साथ, तो मुझे बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो? वैसे मैं तो यहाँ पर आया था अपनी भूख मिटाने, तुमने तो मेरी भूख ही बढ़ा दी। कहते रहते हो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसकी बातों का मतलब समझकर तेजाब उसके बेहद सामने आकर उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक जानलेवा मुस्कुराहट लिए, तुम्हारी भूख का तो पता नहीं, पर तुम्हें मिटाने की ताकत मैं बहुत अच्छी तरह से रखता हूँ। और याद रखना, यह आखिरी बार है जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई मुझे बॉयफ्रेंड से बात करे, और सबसे ज्यादा तो मुझे गुस्सा तब आता है जब हम दोनों के क्वालिटी टाइम के बीच में कोई आ जाए। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर मानिक कुछ नहीं कहता है। वह अपनी नज़र तेरे पीछे करके मंदार को देखा है, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। मंदार को ऊपर से नीचे तक देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, और ये देखकर तेजाब के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वह गहरी सांस लेता है। वही मंदार वहां पर आकर उसके हाथों में प्लेट रखकर मुस्कुरा देता है। तो वही मानिक उसे प्लेट को लेते हुए, मैं तुम्हें कल वापस दे दूंगा। मंदार को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ करके मानिक की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, कोई जरूरत नहीं है खाने के साथ, मैंने प्लेट भी दान कर दी, अभी से अपने पास रखो या इसकी पूजा करो, चॉइसेस। कहते हुए वह दरवाजा उसके मुंह पर बंद करके मंदार को दरवाजे से लगा लेता है। मंदार को कुछ समझ नहीं आता है, वह बस हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। तो तेजाब बिना देर किए उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने एक हाथ में पकड़ लेता है, और उन दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। 154 प्लेजर, मैं तुम्हें कल वापस दे दूंगा। मंदार को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ करके मानिक की तरफ देखकर अपनी गहरी आवाज में, कोई जरूरत नहीं है खाने के साथ, मैंने प्लेट भी दान कर दी, अभी से अपने पास रखो या इसकी पूजा करो, चॉइसेस। कहते हुए वह दरवाजा उसके मुंह पर बंद करके मंदार को दरवाजे से लगा लेता है। मंदार को कुछ समझ नहीं आता है,
वह बस हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। तो तेजाब बिना देर किए उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उन दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। तेजाब मंदार के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। मंदार से दूर तो करना चाहता था, पर देर बहुत हो चुकी थी क्योंकि मंदार के दोनों हाथ तेजाब के हाथों में कैद हो चुके थे। वह वैसे ही उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं। कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस बार मंदार की सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी। 15 मिनट की किस की वजह से वह सांस ही नहीं ले पा रहा था, जिसे महसूस करके तेजाब उसके होठों को छोड़ देता है। जैसे ही मंदार के होंठ खुलते हैं वैसे ही उसे आज़ादी मिलती है। वह गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था। सांस न लेने की वजह से वह अपने गर्दन पर तेजाब के होठों को महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके वह अपनी गर्दन तिरछी करता है और गहरी गहरी सांस लेता है। वह अपने काम पर हुए हाथों को महसूस कर रहा था। वह सांस के लिए तड़प रहा था और वही तेजाब उसके लिए तड़प रहा था। वह उसे ऐसे किस किया जा रहा था जैसे किसी प्यासे को समुद्र मिल गया हो। तेजाब मंदार के गर्दन पर अपने होठों को ले जाकर उसे किस के साथ लिक और सक भी करने लगता है, जिससे मंदार के होठों पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ जाते हैं। गुदगुदी जैसा होने लगता है। वह बीच बीच में खिलाकर हंसते भी लगता है। उसकी आवाज़ को सुनकर तेजाब के कानों में एक अलग ही धुन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत हंसी की आवाज़ वह आज सुन रहा है। वह अपनी नज़रें ऊपर की ओर करके मंदार को देखा है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए था और हंस जा रहा था। तेजाब कुछ सोचते हुए उसके गर्दन को पहले तो लिक करने लगता है, जिससे मंदार हंस रहा था, पर बीच में ही वह इतना हाश बाइट करता है जिससे मंदार की चीज़ निकल जाती है और वह दर्द भरे चेहरे के साथ अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। इस समय उसकी आंखें लाल हो चुके थे, जिसका मतलब साफ था कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसकी वजह से उसकी आंखें हल्की हल्की भर चुकी है। वह तेजाब के कंधे को कस के पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, यह क्या हरकतें बस्ट, मेरी पूरी तरह से गर्दन को तुमने खा लिया, जैसे ये चिकन पीस है। क्या तुम्हें खाना नजर आता है? मेरी गर्दन दूर हो जाओ जानवर, गर्दन पूरी खा ली तुमने बेशर्म कहीं के। एक तो मौके पर चौका मारते हो, फायदा उठाते हो और मुझे खाते भी हो। पता चला मुझे आज तुम एक इंसान की खाल में एक भेड़िया है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह उसे अपने से दूर करने लगता है, तो तेजाब उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करते हुए उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से आवाज में, अब तुम इतना ज्यादा खुश हो रहे थे तो सोचा थोड़ा सा दर्द भी तो दे दो तुम्हें, आखिर तुम्हें भी तो पता चले खुशी में दर्द को कैसे महसूस किया जाता है। वैसे कैसा लगा, प्लेजर फील हुआ या और कुछ? कहते कहते वह उसके ट्राउजर के अंदर अपना हाथ डालने लगता है, जिससे मंदार अपना सरना में हिलने लगता है। तो तेजाब बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तभी मंदार अपनी आंखें कसके बंद करके अपना चेहरा ऊपर कर देता है, जैसे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। उसके चेहरे पर ही पता चल रहा था कि उसका चेहरा कितना ज्यादा लाल और पसीने में भीग चुका है। एसी तो ऑन था पर फिर भी उसके चेहरे पर पसीना पसीना था। तेजाब अपने हाथों को उसके ट्राउजर के अंदर डालकर उसे सहलाने लगता है, जिससे मंडल जैसे तैसे अपनी गले से आवाज निकालकर, तेजाब स्टॉप इट, एफ में नहीं, ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ तो मेरी जान ले लोगे। कहते कहते वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगता है। वही मंदार का लाल हुआ चेहरा देखकर तेजाब अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में, क्या हुआ बेबी बॉय, मजा नहीं आ रहा है? चलो तुम्हें मैं और ज्यादा मजा देता हूँ, जिसके बाद तुम दर्द को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह नीचे झुक जाता है। मंदार सिर्फ उसे हैरानी से देख रहा था। तभी तेजाब उसकी ट्राउजर को निकाल देता है। कुछ देर बाद मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वही तेजाब उसके कमर को पकड़ लेता है। अब मंदार की प्लेजर से भरी आवाज पूरे कमरे में चल रही थी। वह अपना मुंह पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ को तकिए पर रख देता है और कभी कभी तेजाब बालों में अपने हाथों को ले जाता है, उसके बालों को कस को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है।
करीब आधे घंटे बाद तेजाब उससे अलग होकर अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाने लगता है। मंदार एक गहरी सांस लेकर अपने लाल हुए चेहरे को उसके सामने कर देता है। इस समय उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था। वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम्हें मजा आता है ना, मुझे परेशान करने में क्या जरूरत थी ये सब करने की। मैं पहले ही बता रहा हूँ मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारी वजह से मैं वह कर पा रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये सुनकर तेजाब बड़ी मासूमियत से उसके पास आ जाता है। वह अपनी शर्ट को निकालकर उसकी शर्ट को भी निकाल देता है और उसके सीने पर अपने हाथों को ले जाते हुए, तो सही क्या है बेबी बॉय, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना वैसे भी मैटर नहीं करता कि कौन है, मैटर यह करता है कि हम दोनों दूसरे के लिए बने हैं। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ मुझे कि प्लेजर तो फीलिंग की अब 10 महसूस करना चाहते हैं। तुम्हें सब के लिए रेडी हो तो ही मैं आगे। वह इतना ही कहा पाया था, इस पर मंदार उसके कंधे पर हाथ रख हुई कर अपना सरना में हिलाते हुए, मैं आगे इससे नहीं बढ़ सकता, मुझे ये सब बहुत डरावना लगता है और मैं दर्द को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता, तो बेहतर यही है कि तुम यहीं तक रुको, बहुत हो गया और सो जाओ, कल मुझे कम पर भी तो जाना है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वही उसकी बात को सुनकर तेजाब उसके पेट पर अपना सर रख देता है, जिसे महसूस करके मंदार कुछ सोचते हुए, और हाँ, कल मेरी माँ और भाई दोनों ही आने वाले हैं। अगर तुम्हें डिनर चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे उस हेल में तो आ जाऊंगा, पर मुझे बिल्कुल भी वह जगह पसंद नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, आना तो पड़ेगा, वहां पर आकर मैं तुम्हारे लिए रात का डिनर बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही उसकी बात को सुनकर तेजाब कुछ भी नहीं कहता है। वह बस अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। कुछ वक्त बाद मंदार जब यह महसूस करता है कि तेजाब उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो अपनी नज़र नीचे करके देखता है, तो तेजाब छोटे बच्चों की तरह उसे लिपट कर सो रहा था। इस समय उसने अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखे हुए थे और अपना चेहरा उसके पेट पर रखकर छोटे बच्चों की तरह सो चुका था। पूरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसे ऐसे देखकर मंदार एक गहरी सांस लेकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाकर उंगलियों से उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में, पता है मैं बहुत ज्यादा बुरा कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मेरे घरवाले हैं जिन्हें बिल्कुल भी हट नहीं करवाना चाहता। अगर माँ को पता चला कि मैं किसी लड़के के साथ प्यार करता हूँ तो वह बिल्कुल भी यह सब के लिए राजी नहीं होगी, बल्कि उन्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। और दूसरी तरफ एक तुम हो जो बहुत अकेले हो, तुम्हें मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। पर क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे साथ में रहा तो मेरी फैमिली को मैं दर्द दे दूंगा, और अगर फैमिली के साथ रहा तो तुम्हें दर्द देता रहूंगा। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वक्त के साथ मैं तुम्हारा होता जा रहा हूं, और अगर मैं तुम्हारा होता गया तो मैं अपने घर वालों का क्या करूं। आगे मौत और पीछे खाए, अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या। कहते कहते मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों से हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वह जल्दी से पूछ लेता है। मंदार ही अंदर अपनी फीलिंग से लड़ रहा था। उसे पता था कि वह कहीं ना कहीं तेजाब को पसंद करने लगा है, और इस हद तक करने लगा है कि उसकी पसंद न होकर उसकी मोहब्बत बन चुकी है। पर अगर वह अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा तो वह अपनों को दर्द पहुंचाने लगेगा। ये सोचकर ही मंदार को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसे मोहब्बत का मतलब भी समझ आ चुका था, जिसमें हद से ज़्यादा दर्द हो। जब 155 गलतफहमियों को दूर करना। कहते कहते मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों से हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वह जल्दी से पूछ लेता है। मंदार ही अंदर अपनी फीलिंग से लड़ रहा था। उसे पता था कि वह कहीं ना कहीं तेजाब को पसंद करने लगा है, और इस हद तक करने लगा है कि उसकी पसंद न होकर उसकी मोहब्बत बन चुकी है। पर अगर वह अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा तो वह अपनों को दर्द पहुंचाने लगेगा। ये सोचकर ही मंदार को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसे मोहब्बत का मतलब भी समझ आ चुका था, जिसमें हद से ज़्यादा दर्द हो। वो इसे ही तेजाब को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब अपनी आंखें बंद कर लेता है तो तेजाब अपनी आंखें खोल देता है। वह जब अपनी आंखें खोलता है तब वह अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो मंदार को सोते हुए देखा है, जिसके चेहरे पर उसे परेशानी की लकीर देख जा सकते थे।
उन लकीरों को देखकर तेजाब एक गहरी सांस लेता है। वह तेजाब के ऊपर ब्लैंकेट को डालकर उसे अलग होते हुए बालकनी में चला जाता है। बोकलिनी में आकर वह अपने होठों के बीच होगी सिगरेट को रख सोफे पर बैठ जाता है और सामने आसमान को देखकर, मुश्किल है तुम्हें पाना, पर पाना तो जरूरी है। अब तो सांसें भी तुमसे जुड़ चुकी है। यह नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अब आना तो तुम्हें मेरे ही पास है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़े। मुझे पता है तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। एक तरफ तुम्हारी फैमिली है और एक तरफ मैं हूँ, पर वादा करता हूँ तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा। बस मुझे कुछ वक्त दे दो, इसके बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। तुम्हारे दिल में तो मैं अपने लिए जगह बना दी है, अब यही जगह पूरी जिंदगी रहेगी, इस पर मैं किसी को भी अपना हक नहीं बनने दूंगा। कहते कहते वह अपने होठों के बीच पड़ी हुई सिगरेट को वही रेलिंग से बाहर फेंक देता है और ठंडी आंखों से चांद को देखा है। फिर वैसे ही रूम में आता है। उसे सोचकर वह बेड पर लेटकर मंदार को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मंदार छोटे बच्चों की तरह उसके सीने में अपना चेहरा छुपाई गहरी नींद में चला जाता है। उसे ऐसे सुकून के साथ सोते हुए देखकर तेजाब के होठों पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह भी उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त हो चुका था। मयंक अपने ही घर के पास एक गार्डन था, वहां पर जाकर बैठ जाता है। डिनर तो उसने कर दिया था, पर उसका मन थोड़ा बेचैन था। इसी वजह से वह यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आता है तब उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। हवाएं उसके चेहरे को छूकर जा रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठा रहता है। तभी वह महसूस करता है कि कोई उसके पास आकर बैठ चुका है। वह पहले तो उसे इग्नोर करता है, पर जैसे जैसे उसमें से आई हुई खुशबू से अपना हिस्से लगती है, वैसे ही अपने गर्दन तिरछी करके देखता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वह हैरानी के साथ, तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं है जो यहाँ पर आ रहे हो? सामने और कोई नहीं, रॉकी ही था। रॉकी मयंक को देखकर मुस्कुराते हुए, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मेरा मन है, और वैसे भी है गार्डन, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते कहते रॉकी एक के ऊपर दूसरा पर डाले बाद आराम के साथ अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर मयंक को देखने लगता है। मयंक उसकी भारी भरकम नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है, ऊपर से उसकी चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट, जिसे देखकर मयंक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होकर, तो ठीक है, मेरी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नहीं पब्लिक है, जैसे चाहो वैसे बैठो, मैं चलता हूँ। मुझे तुम जैसे शख्स के साथ बैठने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से जाने वाला था कि रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसे बैठे हुए, पर मैं यहाँ पर अकेला बैठना नहीं चाहता और मुझे किसी की तो कंपनी चाहिए, तो अच्छे बच्चे की तरह मेरे साइड में बैठो। एक्सक्यूज मी, लगता है तुमने आज भी रखी है, या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास नहीं है? मैं और तुम्हें कंपनी दूं, इससे बेहतर है कि नहीं यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं बैठता है, तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर हो जा। ना ही मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है और ना ही तुमसे बात करनी है। कहते हुए वह गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर रॉकी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा देता है, जिसे देखकर मयंक एक लड़की की तरह उसके सीने पर मरते हुए, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? ये पब्लिक प्लेस है, तुम्हारा कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है। जो तुम ऐसी बेहुदा और पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, पता है इससे मेरा नाम कितना ज्यादा बदनाम होगा। तुम तो यहाँ पर रहते नहीं हो, पर मैं यहीं पर रहता हूँ। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और कल को अगर मामा को पता चला तो वह क्या मुझे बोलेंगे? तो इससे पहले मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। कहते कहते उसे अपने से दूर करने लगता है मयंक। तो रॉकी उसे वैसे ही पड़े बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, तो मार डालो, वैसे भी तुम्हारी बातें मुझे मारती ही है। और कब से कह रहा वह मुझसे से बात करो, पर तुम्हें तो नखरे दिखाने हैं मुझे। तुमने और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। मतलब मैं 1 घंटे से ट्रैवलिंग करके यहाँ पर आया हूँ, वह भी तुमसे मिलने के लिए, और तुम हो जो इतनी अकड़ कर बात कर रहे हो मुझसे। थोड़ी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। कोई अगर तुम्हारी जगह होता तो खाने के बारे में पूछता, या एटलीस्ट पानी के बारे में। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक तो मेरे पीछे पागल हो जाती। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मयंक मुस्कुराते हुए, तुम उनकी ही पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्या कर रहे हो?
वैसे भी तुम मेरे पीछे आकर भी कुछ फायदा होने नहीं वाला है। हम दोनों तो लड़के हैं, तो मेरे पीछे क्यों मार रही हो? वैसे भी तुम्हारे पास इतना अच्छा दोस्त है जो अपने बॉयफ्रेंड को टॉर्चर करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट के चलते, जिसे ना तो तुम्हें कुछ सीखना आता है और ना ही तुम उसे कभी रोकने हो। अगर मेरे लिए टाइम वेस्ट ना करते और उसके पीछे टाइम तुम डालते तो बेहतर होता, किसी का तो भला हो जाता। पर नहीं, तुम तो मेरे पीछे टाइम मिस कर रहे हो। जाकर किसी लड़की के पीछे करो, नहीं तो तुम्हारी पहले से यह गर्लफ्रेंड है, उसके पीछे करो, क्या सोचे कि वो तुम्हारे बारे में। कहते कहते उसकी आवाज में एक रूखापन और तन दोनों ही था, और वही ये दोनों ही रॉकी साफ साफ महसूस कर सकता था। वह उसकी कमर को पकड़कर उसके चेहरे को सहलाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम गलत समझ रहे हो। मेरे और उसे रीमा के बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी कुछ हो सकता है। वह मेरी चॉइस नहीं है। ये सुनकर मयंक हंसते हुए वह भी मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। कितना झूठ बोलेंगे, मैं अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को किस करते हुए। थोड़ी तो शर्म करो। और वैसे भी वह रीमा जिस अंदाज में तुम्हें छू रही थी, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ था ही नहीं है। किस तरह से तुम उसे छूने दे रहे थे खुद को? लड़का तभी लड़की को छूने देता है ना, जब उसका उसके साथ कोई तो रिलेशन होता है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपने गुस्से बड़ी नजरों से उसे देखने लगता है। तो वही उसकी बात को सुनकर रॉकी को समझ आ जाता है कि मयंक को बड़ी वाली गलतफहमियां हो चुकी है। वह उसे शांति से समझाते हुए, मयंक मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुमने अगर देखा होगा सेकंड फ्लोर का तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं। रीमा के हाथों से काफी का कप गिर चुका था, पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरे शर्ट पर गिर गया। तो वही वह साफ कर रही थी। मैंने उसे बहुत बार रोकने की कोशिश की थी, पर वह सुन ही नहीं रही थी। तब मैंने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे उसके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि रीमा मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के झगड़े के बीच पापा और उनकी दोस्ती के बीच कुछ भी प्रॉब्लम हो। वैसे भी उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है और ना ही कभी आ सकता है। तो बेहतरीन है कि तुम अपनी गलतफहमियों को दूर रखो। अगर चाहिए तो मैं कल उसे तुमसे मिलवाता हूँ और तुम उसके सामने ही पूछ लेना। कहते कहते वह उसके गालों को सहला रहा था। रॉकी मयंक को ऐसे एक्सप्लेन दे रहा था जैसे मयंक उसकी बीवी हो और रॉकी उसका पति। वह दोनों हस्बैंड वाइफ और एक पति अपनी बीवी को एक्सप्लेन दे रहा था, और वही उसके ऐसी बातों को सुनकर मयंक मुंह बनाते हुए अपना सर ना हिलाकर, कोई जरूरत नहीं है मुझे, ना ही तुमसे कुछ बात करनी है और ना ही मुझे उससे कुछ पूछना है। वैसे भी मैं हूँ कौन तुम्हारा? नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना ही तुम्हारा भाई हूँ, ना ही हमारा कोई रिलेशन है। बेहतर यही है कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे नींद भी आ गई है। वैसे भी तुम्हारे पास तो वक्त है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कहते कहते अपना सर हिला देता है। वही उसकी बातों को सुनकर रॉकी गहरी सांस लेते हुए उसके कंधे पर अपना कर रख देता है और अपनी शांत आवाज में, क्या अब भी मुझसे नाराज हो? सच में मयंक, मैं आज तक किसी को इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जितनी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब तो मुझसे गुस्सा मत हो और प्यार से बात करो, सभी से प्यार से बात कर सकते हो, पर मुझसे बात करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है क्या? जब 156 सच में तुम्हारे आंखें ना कभी कभी ना मुझे ना पागल कर देगी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ना ही तुमसे कुछ बात करनी है और ना ही मुझे उससे कुछ पूछना है। वैसे भी मैं हूँ कौन तुम्हारा? नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना ही तुम्हारा भाई हूँ, ना ही हमारा कोई रिलेशन है। बेहतर यही है कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे नींद भी आ गई है। वैसे भी तुम्हारे पास तो वक्त है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कहते कहते अपना सर हिला देता है। वही उसकी बातों को सुनकर रॉकी गहरी सांस लेते हुए उसके कंधे पर अपना कर रख देता है और अपनी शांत आवाज में, क्या अब भी मुझसे नाराज हो? सच में मयंक, मैं आज तक किसी को इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जितनी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब तो मुझसे गुस्सा मत हो और प्यार से बात करो, सभी से प्यार से बात कर सकते हो, पर मुझसे बात करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है क्या? कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। तो मयंक उसकी मासूमियत भरे चेहरे को देखकर, मैं तो नहीं कहा है कि मुझे इतना सारा एक्सप्लेन दो और ना ही मैंने कहा है कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आओ। कोई ज़रूरत नहीं है, अब जैसे आए हो वैसे ही अपने घर चले जाओ। मयंक को ऐसे रूठ होते हुए देखकर रॉकी बड़ी मासूमियत से उदासी भरे चेहरे के साथ, तुम कितने ज़्यादा रूठ हो मयंक, मैं यहाँ पर आया हूँ
कुछ भी बिना खाए तुमने एक बार भी मुझे पूछा नहीं था। कुछ खाओगे कि नहीं? वैसे भी तुम्हारा घर पास ही है, घर से तो कुछ ला ही सकते हो। मेरे लिए इतनी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, कितने बुरे हो तुम। मयंक ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए, हाँ मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि घर पर जो सभी इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। वैसे भी तुम ज्यादा तो टाइम अपने घर पर रहते नहीं होंगे, क्योंकि जब भी देखो तब बाहर ही दिखते हो। शिवांगी तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके लिए तो घर पर जाओ और उसके साथ बैठकर थोड़ा सा टाइम टू स्पेंड करो। ये सुनकर रॉकी जल्दी से, वह तो अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा चली गई है और मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। अब तो तुम्हें कोई और बहाना नहीं चाहिए होगा, जाकर जल्दी से कुछ लो मेरे लिए, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह कहते हुए वह बच्चों की तरह मुंह बनाने लगता है, तो रॉकी अपना सर हिलाते हुए, यहीं पर बैठे रहना, मैं तब तक देखता हूँ कुछ है कि नहीं। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर रॉकी जल्दी से अपना सर हिला देता है। वही मयंक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है और रॉकी उसे जाते हुए देख रहा था, वह बड़े ही प्यार भरी नजरों के साथ। कैसा भी हूं पर बहुत प्यार है, गुस्सा नाक पर रहता है पर दिल का बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह एक हाथ अपने सर पर रख मयंक को जाते हुए देख रहा है। कुछ देर बाद में मयंक अपने हाथों में 2 प्लेट को अपने हाथों में लिया जाता है। एक प्लेट नीचे थी, उसके हाथ में तो दूसरी प्लेट ऊपर थी। वह जाकर रॉकी के सामने प्लेट को आगे कर देता है। रॉकी बिना देर किए प्लेट को ओपन करता है तो उसमें खान मौजूद था। रॉकी बिना देर की है खाना खाने लगता है, जिसे देखकर मयंक अपना सर हिला देता है और अपने पॉकेट में लाई हुई पानी की बोतल को उसके सामने कर देता है। रॉकी अपना खान जैसे तैसे करके कंप्लीट कर देता है। मयंक इंतजार ही कर रहा था कि कब रॉकी खाना कंप्लीट करे और घर वह जाकर सो जाएं। रॉकी ने जैसे ही खाना कंप्लीट किया वैसे ही मयंक उसके हाथों से प्लेट को लेते हुए, अब तुमने खाना कंप्लीट कर दिया है, अब तुम जाओ और सो जाओ, मुझे भी बहुत बुरी वाली नींद आ गई है, कल हम कॉलेज में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह कहते कहते हो उसकी तरफ देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर रॉकी कुछ नहीं कहता है। वह अपना सर हिलाते हुए अपनी जगह पर खड़ा होकर मयंक की कमर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे मयंक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। तो रॉकी उसके गालों को खींचते हुए, गलतफहमी अपने पास रखने से पहले ये देख लो कि वह सच है कि नहीं। कभी कभी तुम अपनी गलत से हमें आपके अंदर इतनी ज्यादा डूब जाते हो कि तुम्हें सब कुछ झूठ ही नजर आता है। बेहतर यही है कि मेरे बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाले, किसी और से जानने से बेहतर है कि तुम मुझे जाकर पूछ लो। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, पर एक तुम हो जो कुछ सुनने को राजी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसके गाल पर हल्का सा किस कर देता है और मुस्कुराते हुए उसे आंख मार कर चला जाता है। वही रॉकी ने जो अभी अभी किया उसे देखकर मयंक हैरान हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद अपनी गाल पर चला जाता है। वह बस हैरानी से रॉकी को जाते हुए देख रहा था। वही रॉकी उसे एक फ्लर्टी स्माइल देकर वहां से चला जाता है। मयंक हैरानी के साथ उसे देख रहा था। वह जब वहां से जाता है तो मयंक एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है, अपने हाथों में प्लेट्स को अपने साथ घर की ओर ले जाने लगता है। इस बात से अनजान की कोई 2 जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। कोई था जो अंधेरे में उसे देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वही सुबह का वक्त हो जाता है। रोशनी जब अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने सीने पर भारी भारी जैसा महसूस करती है। वह अपनी आंखें हल्के से खोलकर देखी है तो सूर्य उसके सीने से लगा हुआ था। उसकी नींद भरी आंखें जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, उन आंखों में प्यार लिए वह सूर्य को देखते हैं जो गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर वह अपना सर हिला देती है और उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में ही, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारी बातें इतनी ज्यादा अजीब है कि मैं का भी नहीं सकती। सोचा नहीं था कि कभी मैं किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करूंगी। तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तुम्हारी बातों में मुझे प्यार तो नजर आता है, पर कभी कभी उसमें सुकून और पागलपन दोनों ही महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा तुम्हारी मोहब्बत जितनी नहीं है उतनी कहीं गुना ज्यादा मैं तुम्हारी पागलपन हूँ। भगवान करे मेरा जो सोचना है वह गलत निकल, सब कुछ रह सकती हूँ, पर किसी का पागलपन बिल्कुल भी नहीं डर लगता है इस पागलपन से। कहते कहते रोशनी गहरी सांस लेती है
वह कुछ सोचकर सूर्या को बेड पर लेटकर खुद उससे जैसे तैसे करके अलग हो जाती है। वॉशरूम में जाकर वह फ्रेश हो जाती है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आ जाती है। इस समय उसने एक पटियाला ड्रेस पहना हुआ था। बालों में जो आता हुआ पानी था उससे वह टॉवल से पहुंच रही थी। जब वह बालों को टॉवल से पूंछता है तब हल्का हल्का पानी उसका बालों से सूर्या के चेहरे पर चला जाता है, जिससे सूर्या की नींद खुल जाती है। वह वैसे ही अपने चेहरे को देखने लगता है। इस समय उसने अपने मांग में सिंदूर भरा था, माथे पर बिंदी लगाई हुई थी, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। जब उसने वह बहुत ही ज्यादा कमल की लग रही थी। उसकी खूबसूरती तो उसके नीली आंखों ने और बढ़ा दी थी, जो बड़ी मासूमियत से मिरर में देख रही थी। वही सूर्या की नज़र तो उसके ऊपर कहीं थम सी गई थी। उसकी नज़र उसकी गोरी पीठ पर चली जाती है, जहां पर हल्के हल्के निशान देख रहे थे जो उसने कल रोशनी को दिए थे। वह कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रोशनी के पीछे जाकर उसकी ड्रेस की डोरियों को बढ़ने लगता है। जब वह डोरियों को बनता है तब रोशनी मिरर में से ही उसे देखने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सूर्या तो रोशनी की नीली आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ नहीं था। रोशनी की आंखों में खुद के लिए बहुत सारा प्यार देख सकता। रोशनी सूर्या की आंखों में देखते हुए उसके सीने पर अपना कर रखते हुए मिरर में ही देखकर, सच में तुम्हारे आंखें ना कभी कभी ना मुझे ना पागल कर देगी। मतलब इन आंखों में कभी कुछ दिखता ही नहीं है। कभी तो अपने इमोशंस को दिखाया करो, ऐसे रोबोट की तरह खाली आंखों से मुझे देखते रहते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह बनाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या उसकी कमर को पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए बेहद प्यार भरी नजरों के साथ, क्या है ना फायरफ्लाई, इन आंखों ने कुछ ऐसा देखा है जिसके बाद इन आंखों में आप कुछ रहा ही नहीं है। वह दिखाना तो बहुत कुछ आता है, पर देखने वाला भी समझने वाला चाहिए। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ आज का क्या प्लान है, कल तुम्हें पता है ना जाना है हमें। ये सुनकर रोशनी मुंह बनाते हुए, हाँ आप तो हमेशा ही मुझे गुस्से में ताना ही मरते रहेंगे, पर एक बात अच्छे से याद रखना मिस्टर प्रताप, जिस दिन मैंने आपकी आंखें पढ़नी शुरू कर देना उसे दिन आप अपनी नज़रों को मुझे झुकते हुए नजर आएंगे। कभी कभी कुछ नज़रों में गलतियां भी होती हैं और कुछ गलतियों में अपनी नज़रें छुपी भी जाती है। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह उसके हाथों पर अपने हाथ रख देती है, तो वही उसकी बातों को सुनकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते लिए, कोई भी मेरी नज़रें कभी नहीं झुक सकती फायरफ्लाई, क्योंकि नज़रों ने कभी झुकना सिखा ही नहीं है और ना ही मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मेरी नज़र नीचे झुके। पर किसी की नज़रें हैं जो अक्सर डरी हुई रहती हैं, जिनमें एक डर है कहीं कुछ बाहर ना आ जाए, कहीं कुछ पता ना चले। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह रुक जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो रोशनी शांत हो जाती है। उसकी बातें रोशनी को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करवा रही थी, जैसे कुछ सही नहीं है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देती है, जो उसके गर्दन पर अपने होठों को रखे हुए हैं, और ये देखकर रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब 157 फायरफ्लाई आई वॉन्ट माई एनर्जी। उद्धरण चिन्ह कोई भी मेरी नज़रें कभी नहीं झुक सकती फायरफ्लाई, क्योंकि नज़रों ने कभी झुकना सिखा ही नहीं है और ना ही मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मेरी नज़र नीचे झुके। पर किसी की नज़रें हैं जो अक्सर डरी हुई रहती हैं, जिनमें एक डर है कहीं कुछ बाहर ना आ जाए, कहीं कुछ पता ना चले। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह रुक जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो रोशनी शांत हो जाती है। उसकी बातें रोशनी को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करवा रही थी, जैसे कुछ सही नहीं है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देती है, जो उसके गर्दन पर अपने होठों को रखे हुए हैं, और ये देखकर रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सूर्य रोशनी की गर्दन को किस लिए जा रहा था। रोशनी उसके बालों पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए, यह क्या कर रहे हो, पहले ही लेट हो चुका है और ऊपर से कॉलेज भी तो जाना है। अब छोड़ दो मुझे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे काम होंगे। तुम तो चले जाओगे काम पर मुझे घर का भी तो देखना होगा। आखिर मैं घर की बड़ी बहू हूँ, आखिर कब तक दीदी और माँ सब कुछ हैंडल करेगी। अब छोड़ दो, मैं जल्दी से नीचे जाकर उन दोनों की मदद कर लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते कहते वह मिरर में से ही उसे अपनी नीली आंखें दिखाने लगती है, तो सूर्या उसे अपनी तरफ करके उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए, चली जाना पर पहले मुझे गुड मॉर्निंग किसी और एनर्जी तो देती जाओ।
फायरफ्लाई आई वॉन्ट माई एनर्जी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, अब तुम्हें क्या चाहिए मुझे से? रात भर तो मुझे कम परेशान नहीं किया जो अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कितनी सारी एनर्जी भरी पड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं है। अब छोड़ो, मेरी कमर पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। कहते हुए वह सपने से दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने लगती है, पर सूर्या उसे अपनी बेहद नज़दीक करके उसकी आंखों में देखते हुए, चाहे मेरे पास कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, पर मुझे चाहिए तो तुम्हारी एनर्जी, क्योंकि उसी से तो मेरी एनर्जी बढ़ती है फायरफ्लाई। कहते हुए वह रोशनी को गले लगा लेता है। रोशनी को कुछ समझ नहीं आता है, उसके सीने पर अपना कर रखती है और उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनती है। करीब 10 मिनट के बाद सूर्या रोशनी से अलग होकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं रोशनी भी सूर्या को जाते हुए देता है। वह अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेती है और वहां से वह तैयार होकर खुद कमरे से बाहर चले जाती है और नीचे हॉल में जाकर माहिरा और गायत्री की मदद करने में लग जाती है। सूर्या जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो रूम को खाली देखकर उसे समझ में आ जाता है कि रोशनी नीचे गई हुई है, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और वहां से वह क्लोजिंग रूम की तरफ चला जाता है। क्लोजिंग में कपड़े पहनकर को जब बाहर आता है तो उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वह गहरी सांस लेकर मोबाइल को अपने हाथों में लिए उसे अटेंड करता है तो सामने से एक शख्स अपने शांत आवाज़ में, बॉस अपने जैसे कहा था वैसे तो हो चुका है और यहाँ का माहौल थोड़ा कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। फिलहाल तो हमने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और उन तक आपकी खबर भी पहुँचा दी है। उन्होंने बस इतना कहा है कि अगर आप उनके रास्ते में आए तो वह हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सूर्या ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज़ में, लगता है कुत्तों को भौंकने का शौक है, उन्हें पता नहीं है कि सामने कौन है। कोई नहीं, फिलहाल तो जितना हो सके उतना अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करो। जब तक मैं वहां पर नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। पैलेस की सिक्योरिटी से लेकर मंदिर की सिक्योरिटी तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तेजाब कल तक वहां पर आ जाएगा, पर याद रखना गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार मेरी क्वीन भी मेरे साथ है, अगर उसे कुछ हो गया तुम्हें सबको मिटा दूंगा। कहते हुए वह कॉल कर करके वही सोफे पर बैठकर मोबाइल को देखते हैं अपनी ठंडी आवाज में। पता है वहां पर जाना सही नहीं है, पर वक्त के साथ सारी चीज़ों को ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो वह कांटे बन जाते हैं और छुपाने रखते हैं। हर वक्त पर ऐसे कांटों को वक्त रहते ही निकालना ज़रूरी है। पता नहीं यह कांटे कब निकलेंगे, पर इंसान को उसे निकलूंगा तो ज़रूर। आखिर इसे जख्म होने वाले हैं उसे, और मैं उसे जख्मी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही यह कहते कहते एक गहरी सांस लेता है। ब्लेजर को पहनकर वह कमरे के बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महक के कमरे में राघव सुबह से उठ चुका था। वह सोफे पर बैठा हुआ था। बालकनी के महक कमरे से बाहर नीचे हॉल में गई थी और राघव के चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। तभी उसका मोबाइल बजता है तो राघव कॉल अटेंड करता है। वहां से सौरभ जैसे तैसे अपनी आवाज़ निकालकर, बॉस हमने लोकेशन पर पैसे तो भेज दिए थे और उसने पैसे भी ले लिए हैं, उसकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, क्या करना है? राघव ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज़ में, जब तक लोकेशन एक जगह पर नहीं आती है तब तक कुछ मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ वह कुछ न कुछ जरूर करेगा, उसे पर नज़र रखो, मुझे जानना है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। सौरभ ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचकर, बॉस पता चला है कि जिसने पैसे लिए हैं वह कोई लड़की है, क्योंकि हमने बैक टू रखा था उसे वक्त हमने दूसरी सेटिंग कैमरा भी रखा हुआ था। उसे लड़की का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ उसके लंबे बाल साफ साफ देखे जा सकते थे। उद्धरण चिन्ह। राघव ये सुनकर एक पल के लिए तो शांत हो जाता है, फिर दूसरे ही पल कुछ सोचते होंगे। चाहे वह लड़की हो या लड़का मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है कि जो भी राघव के खिलाफ जाएगा उसे मौत मिलकर ही रहेगी, चाहे वह लड़की हो। गलती उसने की है, सजा भी उसे मिलकर ही रहेगी। लगता है तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट होने लगा है सौरभ, लड़की से प्यार तो नहीं कर बैठे हो पहली नज़र में? अगर ऐसा है तो उसके साथ तुम्हें भी मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सौरभ एक पल के लिए तो डर से जाता है। वह जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं नहीं बॉस, मुझे और प्यार बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस बता रहा था। गुड, तुम समझ गए, वही काफ़ी है मेरे लिए। कल मुझे जैसलमेर जाना है,
उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकाले जाने से पहले ही मैं मौत देना चाहता हूँ, जिसके बाद वहाँ पर मैं सुकून के साथ अपनी जान के साथ आराम कर सकता हूँ। मुझे परेशानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता है ना। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। इस समय उसका जवाब से ज़्यादा ठंड पड़ चुका था। वह कुछ सोच रहा था, सामने देख भी रहा था। तभी वह अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस करता है, जिससे उसके चेहरे पर जो ठंडा बनते वह पूरी तरह से चला जाता है और उसमें एक मासूमियत और मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने गर्दन तिरछी करके देखता है तो महक उसे ही देख रही थी। महक उसके गले पर हाथ फिराते हुए, सुबह से देख रही हूँ तुम यहाँ से हिले भी नहीं हो। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कितने देखो बजे हैं, ऑफिस भी तो जाना है। हमें कल जैसलमेर जाने वाले हैं। आज नहीं तो फटाफट से तैयारी करो, सब लोग दिन करे इंतजार कर रहे हैं। कहते कहते उसके गालों को खींचने लगते हैं। वही राघव उसके हाथों को पकड़कर उसे चूमते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में, क्या करूं जान, तुम्हारे बिना तो हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो तुम हो जो मुझे पास आने नहीं दे रहे हैं। सुबह तुमने पूरा मूड मेरा खराब कर दिया और रात को भी मुझे अपने पास आने नहीं दिया। थोड़ा भी दया नहीं आते अपने पति पर। कहते कहते राघव बहुत ही ज्यादा मासूमियत भरा चेहरा बना लेता है और वही उसकी महक को सुनकर महक बड़ी मासूमियत से आती है ना, बहुत ज्यादा दया आती है। पर क्या है ना पतिदेव, मैं आपकी नीयत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह ऐसे कह सकते हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आप कैसे हो। तो बेहतर यही है कि आप मेरे सामने शरीफ बिल्कुल भी बदमती है और जाकर फ्रेश हो जाए। मुझे जैसलमेर अपने सही पैरों से जाना है, लंगड़ा के पैरों से नहीं। आपकी वजह से 2 दिन माँ मुझे यही पूछ रही थी कि तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। अब मैं उन्हें क्या सच्चाई बताती, झूठ बोलना पड़ा कि मैं गिर गई थी, पता है तुम्हें। जाओ अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। एक तो तुम्हें अपने पास आने दिया ना, तो तुम्हारे अंदर का जानवर इतना ज़्यादा पागल हो जाता ना कि मुझे उसे हैंडल करना मुश्किल होने लगता है। अब जाओ जल्दी से, ज़्यादा मासूम होने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। कहते कहते वह उसे आंखें दिखाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर अब राघव बड़ी मासूमियत से महक को देखता है, उसे अपनी बाहों में भरता है, जिससे महक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर, अब बिल्कुल भी नहीं नीचे, सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो क्या सोचेंगे, वह हमारे बारे में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए वह अपना सरनामे हिला देते हैं तो राघव वैसे ही उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे देखकर एक आंख मार देता है। महक पहले तो उसे देखती है, पर कुछ समझ पाती उससे पहले ही राघव उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे बेहद फैशन के साथ उसे करने लगता है, जिससे महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। 158 बिकॉज मेरा कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। कहते कहते वह उसे आंखें दिखाने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर अब राघव बड़ी मासूमियत से महक को देखता है, उसे अपनी बाहों में भरता है, जिससे महक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर, अब बिल्कुल भी नहीं नीचे, सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो क्या सोचेंगे, वह हमारे बारे में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए वह अपना सरनामे हिला देते हैं तो राघव वैसे ही उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे देखकर एक आंख मार देता है। महक पहले तो उसे देखती है, पर कुछ समझ पाती उससे पहले ही राघव उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे बेहद फैशन के साथ उसे करने लगता है, जिससे महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वह राघव के सीने पर हाथ रखकर पहले तो उसे दूर करना चाहती थी, फिर कुछ सोचकर अपने हाथ उसके बालों पर ले जाती है। वही राघव उसे बालकनी के दीवार से लगा लेता है और बेहद पैशनेट के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। ये कि करीब 15 मिनट तक शुरू होती है, जब महक को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, तब जाकर राघव महक को छोड़ देता है। जैसे ही राघव महक को छोड़ता है, वैसे ही महक गहरी गहरी सांस लेने लगती है और अपना सर ऊपर कर लेती है। वही राघव भी उसके कंधे पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांस लेता है। दोनों की ही सांसों की आवाज़ बालकनी में सुनाई दे रही थी। बालों को सहलाकर वहां से चला जाता है। वही महक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और जब वह मिरर के सामने खड़ी होती है तो उसकी लिपस्टिक से लेकर उसके होंठ पूरी तरह से खराब चुके थे, जिसे देखकर वह राघव को मन ही मन कोसने लगती है और फटाफट से अपने होठों पर लिपस्टिक को लगाकर राघव को जल्दी आने का कहकर खुद कमरे के बाहर चली जाती है।
वहीं नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे हुए थे, हर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी सौम्या जी कुछ सोचते हुए अपने पोतों की तरफ देखकर, अब कल तो हम लोग जैसलमेर जाने वाले हैं, तो मुझे पता है तुम सब ने तैयारी तो की होगी। मैंने पहले ही बता रही हूँ 5 दिन तक हम वहाँ पर रहने वाले हैं और मुझे वहाँ पर कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। हम वहाँ पर एंजॉय और फैमिली टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, ना कि कोई बिजनेस करने जा रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ मैं, और अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी तुम में से कोई भी करते हुए दिखा काम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और यह नियम सब पर लागू है। कहते कहते वह प्रलय और दादाजी की तरफ देखने लगती है। वही वह सभी अपना सर हिला देते हैं। कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि सभी को पता था कि अगर वह बोलेंगी तो उनके साथ क्या होगा। वही गायत्री जी बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, यह अपने माँ बहुत अच्छा किया, नहीं तो कहीं पर भी जाते थे तो उनका लैपटॉप हमेशा ही उनके पास रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी कर कर ही गलत फैसला कर दिया है। जब भी देखो तब इनका लैपटॉप उनके हाथों में दिखता था। कहते कहते वह प्रलय को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। वही प्रलय गायत्री की बात सुनकर उसकी तरफ देखा ही रह जाता है। तो गायत्री में बनाते हुए, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, जो सच है वही तो बता रही हूँ, और आप ऐसे देखोगे तो मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह आप अच्छे से जानते हैं। वहीं पर प्रलय कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता था वह कुछ बोलेगा तो कुछ फायदा होने नहीं वाला है। वहीं उन दोनों के ऐसे देखकर रोशनी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सूर्या जो खाना खा रहा था, वह रोशनी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर उसके कान में धीरे से, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है फायरफ्लाई, क्या तुम कुछ बोलोगी नहीं? ये सुनकर रोशनी जो गायत्री जी की तरफ देख रही थी, वह सूर्या की तरफ देखते हुए अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ नहीं बोलूंगी कि मुझे पता है मेरा पति कितना रोमांटिक है और वह मुझे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ आप काम का भी टाइम निकालते हो और मेरे साथ भी टाइम निकालना बहुत अच्छे से जान ही लेते हैं, नहीं तो मैं टाइम निकाल ही लूंगी आपका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते कहते उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर एक आंख मार देती है। वही सूर्या उसके बात पर बस मुस्कुरा देता है और सभी डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रोशनी कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, सूर्या उसे छोड़ने के लिए गया था। जब वह दोनों कॉलेज में आते हैं तब रोशनी सूर्या को देखते हैं, जो अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। ये देखकर वह अपना सर हिलाते हुए उसके गालों पर हल्के से किस करके उसे बाय बोलकर चली जाती है। वही सूर्या रोशनी की तरफ देखा है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है। वही रोशनी मयंक का इंतजार करते हुए एक जगह पर खड़ी हो जाती है। वह अपने मोबाइल में देखा ही रहे थे कि तभी वहां पर आ जाता है जय। उसे देखकर वह पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती थी, क्योंकि उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे ऐसे नजर फिरा आती है जैसे वह वहां पर है ही नहीं, और यह सब जय देख रहा था। वह कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे रोशनी वहां से जाने वाली थी कि जय उसके सामने खड़ा होकर, इतना गुस्सा वह भी मुझसे? वैसे तो हम दोस्त बन ही सकते हैं, सुना है मेरा दोस्त तुम्हारे पीछे पागल है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि तुमसे दोस्ती कर ही लेता हूँ। तुम जैसी भी हो मेरे दोस्त की पसंद हो। थप्पड़ तो मारा है तुमने, पर क्या कर सकते हैं, दोस्त के प्यार के आगे वह थप्पड़ भी मंजूर है हमें। उद्धरण चिन्ह। जय की ऐसे पागल वाली बातों को सुनकर रोशनी मुंह बनाते हुए उसे देखकर बड़ा अजीब सा शक लिए। लगता है तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, जो तुम ऐसे बात कर रहे हो, और तुम्हें तुम्हारे अंदर दिमाग है। मैं किसी को भी पसंद नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कहते हुए वह गुस्से में वहां से चली जाती है। वही उसकी बात को सुनकर जय अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, चाहे तुम जैसे भी पसंद कर लो, रहोगी तो मेरे दोस्त के पास। अब उसे पहली बार कोई पसंद आया है तो उसे तो उसके पास भेजना ही होगा। अब थप्पड़ तुमने मारा है तो इसकी पनिशमेंट तो होगी कि तुम मेरे दोस्त की बाहों में जाओगे। देखते जाओ रोशनी तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे दोस्त के पास जाना ही होगा। जय कहकर रोशनी जहाँ पर गई थी उसे जगह पर देखने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपना कर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं रोशनी जय की बात सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी।
वो एक जगह पर बैठकर अपने सर पर अपने दोनों हाथ रखकर गुस्से भरी आवाज में, यह इंसान सच में पागल हो गया है, कैसे ऐसे अजीब सी बातें कर रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसकी पसंद हूँ। समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को पता होकर भी मेरे पास पहले ही ऐसा कोई है जिसके साथ में कमिटेड हो, फिर भी मेरे पीछे पड़े हैं। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने। इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या वह मर गई है? उनके पीछे अपनी जिंदगी और टाइम वेस्ट करो ना, मेरा क्यों कर खा रहे हो? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? कहते कहते रुको, उसने अपने सर पर हाथ रखकर वैसे ही बैठी कहती है। तभी उसके गर्दन पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिससे वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे तरफ देखती है। तो वहां पर मयंक खड़ा था, जो रोशनी को ऐसे खुद से बात करते हुए देखकर हैरान हो चुका था। वह उसे देखकर बड़े अजीब सा मुंह बनाकर, क्या हुआ है मैडम, ऐसी अजीब सी शक्ल और खुद से बातें क्यों कर रही हूँ, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो ना? मयंक की ऐसी बातों को सुनकर रोशनी उसके कंधे पर मरते हुए, मैं नहीं, वह रॉकी का दोस्त है ना, वह पागल हो गया है कह रहा है। उसका दोस्त मतलब कोई पता नहीं कौन है, जो मेरे पीछे पागल हो गया है और ऐसे कह रहा है जैसे मुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा। ऐसा कोई कहता है भला? कोई जबरदस्ती है, मन करता है उसका सर फोड़ दूं। पहले ही इस पागल को पता है मैं कमिटेड हूँ, मेरे पास पहले ही बॉयफ्रेंड है, तो फिर क्यों मेरी जिंदगी में किसी और को लाना चाहता है? क्या लड़कियां खत्म हो गई है दुनिया में? कहते कहते रोशनी अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और वही उसे इतने गुस्से में देखकर मयंक उसे शांत करते हुए उसके सामने पानी की बोतल आगे करते हुए, शांत हो जा मेरी झांसी की रानी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं रॉकी से बात करके इस जय कुछ करता हूँ। वैसे भी मुझे भी वह शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुम ना जितना हो सके ना उसे पागल से दूर ही रहना, वही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तो मैं कौन सा उसके पास जा रही हूँ? वही पागलों की तेरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका है। मन कर रहा है कि मैं उसका मदद कर दूं। काश मेरे पास ऐसा कोई राइट होता तो मैं अभी उसकी जान से मार देती। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और बोतल को ऐसे पकड़ती जैसे वह बोतल न होकर जय की गर्दन हो और उसे ही वैसे दबा रही हूँ। और वही उसे ये सब करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे, जिससे मयंक अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वह रोशनी की तरफ देखा है, जो गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी थी। जब 159 रोशनी ने फंसाया, तो मैं कौन सा उसके पास जा रही हूँ? वही पागलों की तेरा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका है। मन कर रहा है कि मैं उसका मदद कर दूं। काश मेरे पास ऐसा कोई राइट होता तो मैं अभी उसकी जान से मार देती। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और बोतल को ऐसे पकड़ती जैसे वह बोतल न होकर जय की गर्दन हो और उसे ही वैसे दबा रही हूँ। और वही उसे ये सब करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे, जिससे मयंक अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वह रोशनी की तरफ देखा है, जो गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी थी। रोशनी को इतने गुस्से में देखकर मयंक सभी की तरफ देखकर जैसे तैसे करके मुस्कुराने लगता है। फिर रोशनी के हाथों से बोतल को लेकर उसे साइड में रखते हुए, शांत हो जाए, यहाँ पर हर कोई तुझे देख रहा है, थोड़ी सी तो अपनी बारे में ख्याल कर। अगर कॉलेज में पहले ही तो ये सब तमाशा कर बैठेगी ना तो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। हम दोनों पहले ही बहुत बड़ी मुश्किल में है, तो बेहतर रही है कि शांत रहे और अपने गुस्से को कंट्रोल पर और कॉलेज के लेक्चर अटेंड पर। वैसे भी कल तो तू जैसलमेर चल जाएगी। ये सुनकर रोशनी बस अपना सर हिला देती है। उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल लाल हो चुका था। वह गहरी सांस लेकर मयंक के साथ चली जाती है और उसे कहीं ना कहीं जाए पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अगर वह यहाँ पर होता तो शायद वह भी उसकी जान ले लेती। वही रोशनी को अपने साथ लेते हुए मयंक खुद के ही मन में परेशान होते हुए, आखिर रॉकी के दिमाग में चल क्या रहा है? एक तो उसका दोस्त पागल हो चुका है, या ये खुद पागल हो चुका है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। एक तरफ जय है, जिसे बहुत बड़ी गलतफहमियां पाल रखे हैं, और दूसरी तरफ रॉकी है, जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या करूं। एक बार रॉकी के बारे में बात करता हूं, नहीं तो इसका नाम बदनाम हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मोटी का नाम बदनाम हो।
वैसे भी कॉलेज में पहले ही कुछ ठीक नहीं है, कॉलेज के पलों की वजह से मैं रोशनी को बिल्कुल भी हट नहीं कर सकता। कहते हुए वह रोशनी को देखा है, जो बच्चों की तरह मुंह बनाकर मयंक से जय के बारे में बात करने लगते हैं। पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी। तभी उसे सामने देव मिलता है, जिसे देखकर वह कुछ सोचते हुए मयंक से दूर होकर देव के पास चली जाती है। देव जो वहां से जा ही रहा था, रोशनी को अपने सामने देखकर वह हैरान हो जाता है। वो एक पल के लिए तो उसे देखकर ब्लैक हो जाता है। वह वहां से जाने वाला था कि रोशनी उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी तरफ देखकर, एक बात बताओ, तुम्हारा वह आशिक पागल है? मतलब उसके अंदर दिमाग नहीं है? पता नहीं ऐसा क्या करता है जिससे मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसे पागल ने मतलब खुद तो अपनी जिंदगी जी रहा है और ऊपर से मुझे कह रहा है कि मैं उसके पागल से दोस्त के साथ रही हूँ। ये भी कोई बात है? उसे समझा दो इससे पहले कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए। उसकी जान ले लूंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे पागल को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। मेरे जैसे ने तो अब तक उसे अच्छा खासा सबक सिखाकर अपने जिंदगी से रफू चक्कर कर दिया होता। कहते कहते वह अपने बालों को पकड़ लेती है और गुस्से में उसे देखने लगते हैं। उसे इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर देव भी हैरान हो जाता है। वह पीछे से आते मयंक को देखा है तो मयंक रोशनी के दोनों कंधों को पकड़कर अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए। दरअसल जय मैं रोशनी को धमकी दे दिए हैं। शायद से रॉकी के बारे में उसे गलतफहमियां हो गई है और इसी वजह से यह गुस्से में है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये गुस्से में ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें करती है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। कहते कहते उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही रोशनी देव की तरफ देखकर गुस्से में वहां से जाने लगती है। वही देव बस उसी जाते हुए देख रहा था। तभी वहां पर दिया आ जाती है। वह देव को ऐसे देखकर हैरानी के साथ, क्या हुआ देव, और वह लड़की उसके साथ तुम्हारा क्या फ्रेंडशिप है? मतलब वह तुमसे इतना कि गुस्से में बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक तो है ना? देव ये सुनकर बस अपना सर हिला देता है तो दिया देव की तरफ देखकर अपनी होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए। वैसे सुना है उसका रिलेशनशिप उसे लड़के के साथ है, फिर वह तुम्हारे साथ इतना गुस्से में क्यों बात कर रही थी? ये दोनों लव बर्ड्स ऐसा क्या कह रहे थे और ऐसा तुमने क्या किया है जो वह लड़की मुझे इतनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है? मेरा मासूम सा दोस्त किसी लड़की को परेशान भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर देव बस उसे आंखें दिखाता है तो दिया अपने होठों पर एक मासूम सी मुस्कुराहट लिया अंदर की ओर जाने लगती है। वही देव जब अंदर आता है तो उसे रोशनी की जानलेवा नज़ारे देखे है, जिसे देखकर वह अपना सर नीचे झुका लेता है। वही देव की हालत पर मयंक को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि रोशनी को गुस्सा दिलाने वाला जय है। रोशनी अपना सारा गुस्सा देव पर निकल रही है, मतलब क्या ही कहे वह। और उसे पता था अगर वह कुछ बोलेगा तो रोशनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, इसी वजह से वह शांत ही रहने में अपनी भलाई समझता है। करीब 10 मिनट के रॉकी और जय दोनों ही क्लासरूम में आते हैं। उन दोनों को आते हुए देखकर रोशनी का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से में भर जाता है तो मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए पीछे इशारा कर देता है। तो उन दोनों के पीछे प्रोफेसर आ रहे थे, जिससे रोशनी मन मारकर वैसे ही बेटी रह जाती है और वही वह दोनों के पीछे उनके आकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर रोशनी गहरी सांस लेती है। वही मयंक को पता था कि रोशनी कितनी ज्यादा गुस्से में है। वह गहरी सांस लेता है और अपना सर हिला देता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त सभी शांत है। देव की नज़र जय पर चली जाती है, जो प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की उदासी देखी जा सकती थी और वही रॉकी मयंक की तरफ देख रहा था, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। ये देखकर वह कुछ सोचते हुए अपना सर हिला देता है। रोशनी की नज़र जाती है देव पर, जो पीछे देख रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि देव पीछे किसे देख रहा है। वह कुछ सोचते हुए देव की तरफ देखने लगती है। देव जो जय की तरफ देख रहा था, उसे अपने ऊपर किसी की नज़र में महसूस होती है, जिससे वह अपनी नज़र के नीचे करके देखता है तो रोशनी ही उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसे देखकर देव को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वही उन दोनों के आई कांटेक्ट को जय देख लेता है। उसकी नज़रें उन दोनों पर चली जाती है तो उसके हाथों की मुठियाँ बन जाती है। वह खास करके देव को देखा है, जो रोशनी को देखकर कुछ इशारा कर रहा था और रोशनी उसे कुछ देखकर इशारा कर रही थी।
उन दोनों को ऐसे देखकर जय का पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है। उसके हाथों में पड़ा हुआ पेन टेबल पर दबसा जाता है। जब वह दोनों को ऐसे और बर्दाश्त नहीं करता है तो वह अपना हाथ टेबल पर मरता है, जिससे सभी की नज़र उसकी तरफ चली जाती है। यहाँ तक कि प्रोफेसर के हाथों से उसकी बुक भी नीचे गिर जाती है। सभी हैरानी से उसे देख रहे थे, जो गुस्से में देख रहा था उन दोनों की तरफ। रोशनी को तो पता था, वह तो आज में घी डालने का काम कर रही थी, और वह था जय को इग्नोर करके देव को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखने का, और देव बेचारा अपना सर नीचे झुका लेता है। वह अपने ऊपर उन दोनों की नज़रों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वही प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाते हुए, ये किसने किया, क्या हो रहा है पीछे, क्या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहते कहते प्रोफेसर चिल्लाने लगते हैं। वही प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर रोशनी बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, प्रोफेसर यह इसने की, यहाँ हम तो सभी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पर किसी को आपका लेक्चर अटेंड ही नहीं करना है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हमें तो आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता। कहते कहते वह बुरी तरह से रॉकी और जय को फंसा देती है, और वही रॉकी बेचारा इस सब में बालिका बकरा बन जाता है। मयंक रोशनी को रोकना चाहता था, पर रोशनी ने तो तय कर ही लिया था कि वह इन दोनों को छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। वही प्रोफेसर रोशनी की बात से पहले खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोशनी ने उनकी इतनी तारीफ जो की थी। वह रॉकी और जय को देखकर चिल्लाते हुए, तुम दोनों अगर पढ़ाई में इतना ही इंटरेस्ट नहीं है तो क्लासरूम में रह रहे क्यों, बाहर निकालो मेरे क्लास से, और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम दोनों मेरे क्लास में देखो। आखिर तुम दोनों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि मेरा लेक्चर भी एंटरटेन करने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, तो दरवाज़ा उसी तरफ है। ये सुनकर वह दोनों कुछ कहते नहीं, अब कह भी क्या, प्रोफेसर जो उन्हें का जाने वाली नज़रों से देख रहा है, और रोशनी जो बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए उन्हें देख रही है। रॉकी की तो नज़र रोशनी पर ऐसी थी जैसे वह अभी उसे जान से मार दे। अगर उसे मौका मिले किसी की जान लेने का तो अभी के अभी रोशनी की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। जब 160 माय हस्बैंड, तुम दोनों अगर पढ़ाई में इतना ही इंटरेस्ट नहीं है तो क्लासरूम में रह रहे क्यों, बाहर निकालो मेरे क्लास से, और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम दोनों मेरे क्लास में देखो। आखिर तुम दोनों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि मेरा लेक्चर भी एंटरटेन करने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, तो दरवाज़ा उसी तरफ है। ये सुनकर वह दोनों कुछ कहते नहीं, अब कह भी क्या, प्रोफेसर जो उन्हें का जाने वाली नज़रों से देख रहा है, और रोशनी जो बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए उन्हें देख रही है। रॉकी की तो नज़र रोशनी पर ऐसी थी जैसे वह अभी उसे जान से मार दे। अगर उसे मौका मिले किसी की जान लेने का तो अभी के अभी रोशनी की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। वही रोशनी बड़े आराम के साथ उन दोनों को बाय बोलते हैं, और ये देखकर मयंक उसके हाथ को पकड़कर, तुम्हारी दुश्मनी तो जय के साथ थी ना, फिर इस रॉकी को क्यों बीच में लाया, उसने क्या किया था तुम्हारा। ये सुनकर रोशनी अपने होठों पर एक बड़ी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए, मुझे पसंद करने का और अपने दोस्त को मुझे धमकी देने का कहना का, इन दोनों की सजा यही होती है। अभी तो शुरुआत है, इन दोनों को पता नहीं है कि रोशनी सूर्या प्रताप है कौन, पता भी चलना चाहिए कि नहीं। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले, इन दोनों को तो मैं छोड़ूं कि नहीं देखा, तुम्हें इन दोनों का क्या क्या करती हो। कहते कहते वह उसे देखकर अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कुछ सोचकर, वैसे तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं उन दोनों को क्लासरूम से बाहर निकाला। वैसे तो मुझे वह दोनों ही पसंद नहीं है, और खास करके जय, और देखा जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने खुद ही बेंच पर अपना हाथ मारा था, मैंने नहीं कहा था कि हाथ मारे। मयंक ये सुनकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए उसके कान में, मेरे आंखों ही नहीं ना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई कहाँ देता है, मैं देख सकता था साफ साफ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुम जानती थी अगर तुम देव के साथ फ्लर्टिंग करोगी तो हो ना हो जय कुछ तो पागलों वाली हरकतें करेगा। मैंने उसका चेहरा देख लिया था, और मुझे ये भी पता है कि तुमने भी अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख लिया था, फिर भी तुमने ये सब जानबूझकर किया है। सच में 5 दिन तुम यहाँ से जाने क्या वाली हूँ, इन दोनों की बैंड बाजा करने का ही प्लान बना रखा है तुमने। अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, तुम्हें जो करना है वह करो। ये सुनकर रोशनी प्रोफेसर की तरफ देखती है, जो पढ़ा रहा था, उसे देखकर वह बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, जो भी गलती करता है उसे सजा भी तो देनी जरूरी है।
और वैसे भी जय जो कर रहे हैं ना वह बहुत ज़्यादा गलत है, और मैं ये सब देव के साथ देखा नहीं सकती। जय अगर देव को पसंद कर रहा है तो वह उसे प्यार से रखे, ना कि यह रिलेशन एक डोमिनेटिंग लाइक सबमिसिव एंड डोमिनेंट। वैसे भी मैं किसी के साथ बुरा देखा नहीं सकती। अक्सर ये दर्द और यह रिलेशन, और सबसे बड़ी बात फिजिकल रिलेशनशिप करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि वह प्लेजर फील करवाता है या तुम्हारे जिस्म को नोच कर खाता है। कहते कहते उसकी बातों में एक दर्द था, एक गुस्सा था, एक तकलीफ थी, और वही उसकी बातों को सुनकर मयंक को थोड़ा अजीब लगता है। वह उसे देखकर हैरानी के साथ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े वाली बात करोगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कैसे ये सब सिखा से रही हो, या कुछ ऐसा है शादी के बाद जो तुम्हें ये सब सीख रहा है? मोटी। मयंक की बात को सुनकर रोशनी अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए। किसी किसी का पास्ट उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर में इफेक्ट करता है। क्या तुम्हारे पास्ट में कभी तुम्हें ये चीज़ ऊपर इफेक्ट करवाया है? क्या तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम आज भी किसी चीज़ के लिए डरते हो? क्या वह किसी चीज़ से नफरत करते हो या किसी को अपने से डरते हो? कभी कभी कुछ चीज़ों को वक्त के साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह बोझ बनती है मेरे पागल दोस्त। कहते कहते वह सामने देखने लगती है। वही उसकी बातों को सुनकर मयंक कुछ नहीं कहता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक उदासी आने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वह गहरी सांस लेकर सामने देखने लगता है, और वहीं रोशनी अपनी नज़र तिरछी करके मयंक को देखते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर देव को भी देखती है, जिसके चेहरे पर उदासी थी। उन दोनों को देखकर वह अपना सर हिलाकर लेक्चर अटेंड करती है। लेक्चर खत्म हो जाता है और रोशनी बिना देर किए देव का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए, मुझे पता है वह तुम्हें छोड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ चलो, कुछ खा ले, उसके बाद उसका टॉर्चर सह लो। वैसे तुम्हारे गर्दन पर ऐसा लग रहा है किसी ने रस्सी को तुम्हारे गले पर बांधा था। इन निशानों को छुपाना शुरू कर दो, या जिसे दिए है उसे सुधारना शुरू कर दो। जगह बदलो, सब कुछ सही होगा, नहीं तो जिंदगी भर तुमने और एक कुत्ते में कोई फर्क मजा नहीं आएगा तुम्हें। कहते हुए वह मुस्कुरा देती है। उसने इतनी धीरे कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ देव ही सुन लेता है। देव हैरानी के साथ रोशनी को देखा है तो रोशनी मुस्कुराते हुए, इतना भी ज्यादा गुस्से में मुझे देखने की जरूरत नहीं है। बातें कड़वी है पर सच है, और हमेशा सच कड़वा होता है। अब तुम्हें कड़वी चीज पसंद नहीं है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। चलो, मुझे बहुत ज्यादा से भूख लगी है। वैसे भी मेरा वाला मुझे टिफिन देता है, अगर मैं टाइम टू टाइम खाती नहीं ना तो मुझे डांट है। वैसे तुम्हारा वाला क्या करता है? देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हें भूखा मरता है। कहते हुए रोशनी उसे कैंटीन में लाती है, उसके साइड में बैठ जाती है, और मयंक भी देव के साइड में बैठ जाता है। दिया भी वहां पर आ चुकी थी। दिया को रोशनी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वह बहुत ही फ्रेंडली बात कर रही थी। तभी वहां पर 2 शख्स चेयर लेकर बैठ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी मुंह बनाने लगती है, और वही देव का चेहरा हल्का हल्का पसीने में भर जाता है, जिसे देखकर रोशनी टेबल के नीचे से ही उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर शांत होने का इशारा करती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, रोकी और जय दोनों ही बैठे हुए थे। जय, जिसका चेहरा हाथ से ज्यादा ठंड पड़ चुका था, वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके देव को देखा है, जो रोशनी की तरफ देख रहा था, और वही रॉकी अपने दोस्त को देखा है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे देव अपनी नजरों दोनों से हटाकर अपना सर हिला देता है। वही रोशनी जय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, अब तुम कुछ कहोगे नहीं? वैसे तुमने कुछ सुबह मुझे कहा था, बता दो तुम्हारा कौन इडियट फ्रेंड है जिसके लिए तुम इतने पागल हो? मुझे भी तो पता चले आखिर कौन सी दोस्ती निभा रहे हो तुम उसके साथ, जो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कचरा भरा पड़ा है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है। रोशनी उसे देखकर मुंह बनाते हुए, आज भी टिफिन? ओ माय गॉड, फिर से इस जल खडूस हिटलर इंसान ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। फाइन, दे दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर टिफिन को ओपन करते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स होती है। वही दिया उसे देखकर हैरानी के साथ, आखिर तुम कैसे इतना मन में कस रही हो, और यह टिफिन किसने दिया? रोशनी टिफिन को देखते हुए, माय हस्बैंड। दिया, जो पानी पी रही थी, वह ये सुनकर जोर जोर से खांसने लगती है। वह हैरानी के साथ रोशनी को देखने लगती है तो रोशनी को समझ आता है कि उसने उदासी के चक्कर में क्या कह दिया है। वह अपनी बातों को सुधारते हुए, वह मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, जिसे मैं हस्बैंड कह रही हूँ।
वह मेरे खाने से लेकर हर एक चीज़ के लिए बहुत पजेसिव है और प्रोटेक्टिव भी है। इसी वजह से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये सुनकर दिया गहरी सांस लेकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, मतलब तुम दोनों रिलेशन में नहीं हो तो फिर कॉलेज में इतना सब कुछ? रोशनी यह सुनकर गुस्से भरी आवाज में, क्योंकि सभी पागल है, कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलता है। अगर कोई किसी लड़के के साथ हो, लड़की के साथ हो, तो मतलब रिलेशनशिप में है और हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। वैसे भी यह मेरा टाइप का नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त का मैं जीना हराम करूं, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है मुझे हैंडल करना। वैसे अगर तुम सिंगल हो तो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन ही सकती हो, बेचारा सिंगल है मेरी वजह से, और इसे कोई चाहिए तो बनने का प्लान है तो बन सकती हो। कहते कहते वह अपने होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए मयंक को देखने लगती है और फिर दिया को। वही मयंक रोशनी के बात को सुनकर पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह अपनी नज़रें तिरछी करके रॉकी को देखा है, जो गुस्से भरी नज़रों से उन्हें ही देख रहा था। उसकी नज़र तो मयंक पर थी, जिसे अपना सर नीचे झुका लिया था, और वही रोशनी की बात को सुनकर जय रॉकी को देखा है, जिसका चेहरा उसे लाल लाल दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद रोशनी की बातों से रॉकी पूरी तरह से हट हो चुका है। वही मयंक रॉकी की नज़रों को अपने ऊपर और बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से वह वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही 2 मिनट के बाद रॉकी भी चला जाता है। वही रोशनी देव की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, वैसे मुझे लगा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, वैसे बहुत खूबसूरत है, तुम्हें नहीं लगता कि इसके साथ रिलेशन में आना चाहिए? इतनी प्यारी लड़की को तुम अपने पास रख रहे हो, और देखो कितनी प्यारी है। मेरा मानना है कि तुम इसके साथ रिलेशन में आ जाओ, जिससे तुम सुकून के साथ जी तो सकते हो, नहीं तो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा जीना हराम करने पर तुले हुए हैं। उद्धरण चिन्ह।